हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आरबीडी की बुक जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए पब्लिश की जाती है, आरबीडी की बुक, इसमें एग्जांपल नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा? 5वां है हमारा बोरेक्स लिमिटेड का सवाल है। आप चाहो तो सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए सवाल कितना छोटा सा दिख रहा है ना, छोटा सा सवाल है। एक बार इसकी समरी बोर्ड पे बना देता हूं। तो सवाल में लिखा है बोरेक्स लिमिटेड हैड, यानी इसने पहले से इशू किए हुए, हैड का मतलब पास्ट टेंस, 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। एक बार लिखती हूं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर कौन सा है? 5। नाम क्या है सवाल का? बोरेक्स लिमिटेड। ठीक है, इसके पास कितने शेयर हैं बताने को? 12,000, आगे बोलो, 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर, कितने वाले? 10 वाले, लेकिन अभी तक हाँ पेड 8 है। पेड का मतलब अभी तक हमने 8 रुपए ही मांगे होंगे इनसे, तभी 8 रुपए आए होंगे। तो अगर इस शेयर को फोरफीट करना है तो सबसे पहली 2 एंट्री कॉल्स इन एडवांस, फाइनल कॉल मांगने की और फाइनल कॉल मिलने की एंट्री होनी चाहिए। ये हमने इस लाइन से पता लगाया, 8 पेड से। समझ में आया? 8 पेड का मीनिंग ये है, द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 31 मार्च। मेरे पास पुरानी बुक है तो रिडीम कब करना है उसमें लिखा है 31 मार्च 19 को रिडीम करना है। ठीक है, तो 31 मार्च 19 को रिडीम करना है, और वो भी कितने पे? एट अ प्रीमियम, कितना? 20%, यानी 10 + 2, कितने रुपए चुकाऊंगा? 12 रुपए पे रिडीम करूंगा। रिडम्पशन करना है मेरे को 31 मार्च 19 को। और क्या बोल रहा है बेटा वो? द कंपनी हैड अ पॉजिटिव बैलेंस P&L में, यानी कि सरप्लस में 1,40,000 रुपए पड़े हुए हैं। P&L का मतलब सरप्लस होता है, पॉजिटिव यानी कि क्रेडिट। कितने रुपए पड़े हुए हैं इसमें हमारे पास? 1,40 का तो प्रॉफिट पड़ा हुआ है हमारे पास। और क्या लिखा हुआ है? जनरल रिजर्व में 20,000 है बेटा हमारी बुक में। हाँ। अच्छा 1,40 वो था, 50,000 जनरल रिजर्व, वो 20। हाँ, तो जनरल रिजर्व कितना? 50,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना? 20,000 रुपए। और क्या लिखा है? फॉर रिडम्पशन, हाँ बस इतना ही, फॉर रिडम्पशन 5,000 इक्विटी शेयर्स। अब रिडम्पशन के लिए, 4 का मतलब क्या हुआ? रिडम्पशन के लिए। तो क्या किया इन्होंने? इशू किए कितने? 5,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए एट द रेट 10 वाले, 10% प्रीमियम, यानी कि 10 + 1 11 पे इशू कर दिए। और क्या लिखा हुआ है? द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, सारे बिक गए, एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए। गिव द, देखो इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। 20 मार्क्स में इस तरीके का सवाल बन सकता है। कल जो हमने सवाल किया था वो रियल में बहुत लेंथी था, और जहां चैप्टर शुरू हो रहा है वहां इतना लंबा सवाल देना जायज नहीं था जो हमने कल सवाल किया था। ये वाला सवाल वेटेज के हिसाब से नॉर्मल लेंथ है, नॉर्मल टॉपिक है, यानी अगर आपने पिछले वाली वीडियो अगर डिफिकल्ट भी लगी है तो आज वाला देखोगे तो इजीली समझ में आएगा। करें बेटा, पहली बात सर, ये सवाल की समरी बन गई है। 8 हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले जो 2 एंट्री होनी चाहिए वो फाइनल कॉल मांगने की होनी चाहिए। तो सबसे पहली एंट्री, अच्छा सारी एंट्री 31 मार्च 19 को ही कर देंगे हम लोग, एक ही डेट है सवाल में। प्रेफरेंस बेटा, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, हमारे 2 लाख शेयर थे, हर शेयर पे 2-2 रुपए मांगूंगा। अच्छा 20,000 थे, 20,000 शेयर तो कितने हो जाएंगे बेटा? 40,000 रुपए मांगूंगा। उसके बाद ये पैसा आएगा मेरे पास, तो क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट टू अच्छा यहां पे लिखना था 12%, तो बैंक डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, कितने रुपए? 40,000। कोई डाउट किसी को? कोई गंदा बंदा है ही नहीं सवाल में। गंदा बंदा का मतलब अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। चलो पहली 2 एंट्रीज हो चुकी हैं, अब रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री कर दें। तो अगर मैं आप लोगों को हिंट देता जाऊं कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, तो ये मैंने एंट्री किस चीज की करी है? पहले कॉल मांगने की, कॉल करने की। अब मैं किस चीज की करूंगा? ड्यू, रिडम्पशन ड्यू, रिडम्पशन को ड्यू कर देता हूं। चलो बेटा, रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? कितने शेयर रिडीम करने हैं? 20,000, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हाँ या ना? देखो कितनी कैपिटल थी? 20,000 इंटू 10, 2 लाख, और प्रीमियम कितना था? 2 रुपए का, यानी 40,000। तो टोटल कितने रुपए चुकाने हैं? 2,40,000। ठीक है, अब ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब ये अगली एंट्री किस चीज की होनी चाहिए? हमेशा इसको राइट ऑफ करने की एंट्री। अगली एंट्री किस चीज की? इसको राइट ऑफ करने की एंट्री। हाँ,
प्रीमियम जनरल रिजर्व या पीएनएल कुछ भी यूज कर सकते हो, बस सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। चलो कर दूं, इसको तो कर देंगे क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और डेबिट किसको करेंगे बोलो, पीएनएल को कर दूं। पीएनएल कितना था 1,40,000, तो यहां पे राइट ऑफ कितने करने हैं, केवल 40,000, तो कितने रुपए आ जाएंगे 40,000। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अगली एंट्री वैसे तो सीआरआर बनाने की हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखा है कि हमने इतने ही शेयर इशू किए हैं, तो अगली एंट्री किसकी होनी चाहिए, शेयर इशू करने की होनी चाहिए। वरना सीआरआर बनाने की करते अगर यहां लिखा होता कि रिक्विजिट नंबर या रिक्वायर्ड नंबर या मिनिमम नंबर इशू करने हैं, तो पहले एंट्री करते सीआरआर की, फिर एंट्री करते इशू करने की, जितना बच जाता उतने इशू करते। लेकिन यहां यह बताया हुआ है कि हमने इतने ही शेयर इशू किए, तो यहां सीआरआर वाली एंट्री क्या होगी, बाद में। जब आपको यह पता होगी कितने शेयर इशू किए हैं, तो यह एंट्री पहले होनी चाहिए, सीआरआर वाली एंट्री बाद में होनी चाहिए, ठीक है। चलो शेयर इशू करने की एंट्री, इशू, बेटा चलो इशू कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर इशू कर रहा हूं बेटा, 5,011 रुपए पे इशू कर रहा हूं, हाँ या ना। तो आज 55,000 रुपए मेरे हाथ में आएंगे, फिर इसे ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी था, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जितना क्रेडिट उतना डेबिट। 5,000 शेयर थे 10-10 रुपए के हिसाब से 50,000, और प्रीमियम था 1 रुपए, यानी कि 5,000। कोई डाउट किसी को नहीं? नई वाली बुक में एंट्रीज मैच करते हुए चले जाना, ठीक है, नई वाली बुक के हिसाब से। अच्छा, अगला टॉपिक, क्योंकि अब अगला टॉपिक होना चाहिए सीआरआर का, और सीआरआर कितना बनाएं, वो पोर्टली कितनी बनानी है, उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वो वर्किंग नोट सीखें बेटा, ये वर्किंग नोट बना रहे हैं। यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं फेस वैल्यू टू रिडीम, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करने थे हमें, 2 लाख रुपए के, हाँ या ना, ठीक है। अब इसे दो तरीकों से किया जा सकता है, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब नए शेयर जो इशू किए, तो हमने इसमें से फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया। कितने रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी सर, 50,000 की, हाँ या ना। तो बाकी पैसा इसको बोलेंगे आउट ऑफ कैपिटल। ये वाला कौन सा टॉपिक हो गया, आउट ऑफ कैपिटल, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट कितना बनाना पड़ेगा अब आपको, 1.5 लाख। सीआरआर रिक्वायर्ड, यानी बाकी पैसे की व्यवस्था कहां से करके दिखाओगे सरकार को, सीआरआर से, हाँ या ना। भाई सरकार को चाहिए कि आप 2 लाख का रिडम्पशन कर रहे हो, तो 2 लाख की व्यवस्था कहां से करोगे। हमने कहा सर 50,000 रुपए तो नए इक्विटी शेयर इशू करके कर दिए, बाकी जो 1.5 लाख की व्यवस्था है वो हमारे पास पुराने रिजर्व्स पड़े हैं, इसमें से यूज कर लेंगे। अब 1.5 लाख रुपए किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि पीएनएल में कितने रुपए पड़े हैं बेटा, ध्यान से देखो। पीएनएल में 1,40,000 रुपए थे, जिसमें से आप 40,000 काम में ले चुके हो, तो पीएनएल में कितना यूज कर लोगे। और जनरल रिजर्व कितने रुपए का पड़ा है, हाँ या ना। तो यानी 1 लाख और 50,000 जोड़ दूं, ये दोनों बन जाएंगे हमारे। चलो सीआरआर बनाने की एंट्री करते हैं, क्रिएटिंग सीआरआर। सीआरआर बनाने की एंट्री क्या होगी बेटा, इन दोनों को डेबिट कर देंगे। पीएनएल डेबिट 1 लाख, जनरल रिजर्व डेबिट 50,000 टू सीआरआर कितना, 1,50,000 हो गया। अब सरकार खुश हो गई, 50,000 की व्यवस्था यहां से कर दी, 1.5 लाख यहां से कर दी, हो गए 2 लाख रुपए पूरे। अब सरकार को अब क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, बस इतना सही तो सवाल था। तो अगली एंट्री किस चीज की हो जाएगी, पेमेंट की। ये जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ये यानी कि स्टेप्स हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये सोचना पड़ेगा ताकि कोई स्टेप छूट ना जाए पेपर में। तो अब बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। कितने देने थे, 2,40,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। चेक कर लो एक बार बेटा, नई वाली बुक में कोई एंट्री रही तो नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से हो गया पूरा। चेक कर लो, सारी हो गई, ठीक है।
डन। अब मैंने क्योंकि पिछली क्लास में आप लोगों को बैलेंस शीट ओरली सिखा दी थी, आज एक बार अच्छा बैलेंस शीट बनानी नहीं है इसमें तो, क्योंकि पुरानी दे ही नहीं रखी तो फिर नहीं, अगर पुरानी दे रखी होती तो नहीं बनती। तो ये सवाल तो इतना ही था। ये देखो ये 20 मार्क्स में MGSU में आया हुआ है और आपके में भी RU में भी इसी लेवल का ही आता है, ठीक है। तो बताओ कितनी आसानी से हो रहा है, कितने मिनट, 9-10 मिनट में सवाल हो गया। ये 20 मार्क्स का सवाल है। ज्यादा से ज्यादा इसमें बैलेंस शीट और ऐड ऑन हो जाएगी, यानी कि इसके साथ बैलेंस शीट भी आ जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आ रही है समझ में? चलो अगला सवाल देखें। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगले में है क्या? सागर की कोई खबर बेटा, कहाँ है? अच्छा वापस किया क्या? अच्छा हाँ, तो देखो ये CA इंटर लेवल का क्वेश्चन है बेटा, CA में भी इंटर लेवल पे और RU में 2014 में आया हुआ है, MGSU बीकानेर में भी आया हुआ है ना? ठीक है, मिला अगला सवाल सागर का। हो सकता है इतनी पुरानी में ना हो, जस्ट नेक्स्ट होगा या तो या नहीं है, एक बार है ना, जस्ट नेक्स्ट है। चलो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। चलो करें सवाल। देखो बेटा सवाल में ज्यादा तो हमें नोट्स बनाने की ऐसी खास जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में से क्या देखना चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा बैलेंस शीट के अंदर हमें 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिख रहे हैं, 10 वाले फुल्ली पेड अप लिखा है, हाँ या ना? फुल्ली पेड अप से एक बात पता चल गई कि सर इस बार ये मांगने और मिलने वाली एंट्री ये वाली नहीं करनी है, ये हर 2 सवाल में करिए, इसमें भी और इससे पहले वाले में भी, क्योंकि ये पार्टली पेड अप था तो फुल्ली पेड अप बनाया। पार्टली का मतलब होता है जब पार्टली पेड हो, ठीक है, और फुल्ली पेड अप है तो अब हमें ये वाली 2 एंट्री तो नहीं करनी होगी सर इस सवाल में। दूसरी चीज क्या देखनी है हमें कि रिजर्व्स में क्या क्या है बेटा। रिजर्व्स के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम है जो किसी काम नहीं आएगा। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम? नई बुक में शायद 50,000 का होगा या 30,000 का? नई बुक में अच्छा मेरे पास नहीं तो है शायद, ये किसकी है? हाँ नई बुक में 30,000 का है, हाँ तुम्हारे में 50 का है ना, उसको 30 कर लो, नई बुक में 30 का है। सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 30 कर लो, सरप्लस के सामने 270 कर लो, सरप्लस के सामने कितना कर लो? 270, समझ रहे हो गया ना, दोनों मिला के 3 लाख। भाई आपका पहले कितना था? 50 और 2.5 था, 50 और 2.5 था पुरानी वाली किताबों में, तो अब नई वाली किताब में क्या कर लो इसको? 30,000 पहले वाली वैल्यू और 2,70,000 अगली वाली वैल्यू कर लिया। मैं एक बार फिर बता देता हूं, आपकी बुक में सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए 30,000 और सरप्लस कितना होना चाहिए? 2,70,000। करेक्ट कर दो जहां पे भी गलती है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जनरल रिजर्व में 30,000 सबके में कॉमन होगा। डन। ये 3 चीजें हैं, इसमें से एक बात श्योर है कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे सवाल में काम नहीं आता है। चलो ठीक है, उसके बाद असेट साइड में चलते हैं। असेट साइड में कुछ नहीं देखना होता, बाहर आ जाओ। By the terms of their issue, यानी इशू में क्या कहा था? The preference shares were redeemable at a premium of 5%। अंडरलाइन कर दो, प्रीमियम ऑफ 5%। यानी कि अपन जब रिडम्पशन करेंगे तो क्या केवल 100 रुपए चुकाएंगे? 105 रुपए से, यानी यहां पे 5 रुपए प्रीमियम आ जाएगा। और क्या था बेटा? कह रहे हैं 1 अप्रैल 19 को, एंड इट वॉज डिसाइडेड टू अरेंज दिस, और ये पैसा कहां से अरेंज करेंगे? लिखा है एज फार एज पॉसिबल आउट ऑफ द कंपनीज रिसोर्सेज। कंपनीज रिसोर्सेज का मतलब जो कंपनी के पास प्रॉफिट और कंपनी के पास रिजर्व्स अवेलेबल हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं वहां से करेंगे। ये बात लाइन समझ में आई? अंडरलाइन करना, आप जो बोल रहा हूं, लीविंग अ बैलेंस ऑफ 12,000, अंडरलाइन करो, लीविंग अ बैलेंस ऑफ 12,000 रिमेन टू सरप्लस। बस यहां तक कह रहे हैं आप ज्यादा से ज्यादा सारा पैसा यूज कर लो, बस एक बात याद रखना है, प्रॉफिट में 12,000 रुपए छोड़ देना। ऐसा नहीं ना बिल्कुल ही ऐसे जेब खाली करके चले जाओ। तो P&L अकाउंट में कितने रुपए छोड़ देना? 12,000 छोड़ देना, बाकी जितना यूज करना चाहो कर लेना CRR बनाने के लिए। ये लाइन समझ में आई कि कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है और रिडम्पशन करने के लिए पैसा कहां से लाएगी? कह रहे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कंपनी के रिसोर्सेज से ही लो, यानी रिजर्व, जनरल रिजर्व और P&L से लो, लेकिन P&L के अंदर 12,000 रुपए छोड़ देना। और क्या कह रहा है वो? इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स। रेज का मतलब होता है पैसे लेके आना। कहां से लाएंगे? कह रहे जितने रुपए कम पड़ जाएं तो क्या करोगे? रिक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ, अंडरलाइन कर दो, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सफिशिएंट नंबर का मतलब जितनी जरूरत हो। तो इस बार पहले एंट्री CRR बनाने की होगी, बाद में शेयर इशू की होगी। समझ रहे हो? यहां पहले शेयर इशू की हुई थी क्योंकि नंबर्स पता थे, बाद में बचा हुआ CRR बना लिया। इस बार क्या करेंगे? पहले CRR माइनस कर देंगे, जो बचेगा उतने का शेयर इशू कर देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे और ऐसे 2 सवालों में ये सीखा है आपने। और क्या लिखा है? शो द नेसेसरी जनरलिटीज गिविंग इफेक्ट टू द ट्रांजैक्शन एंड द बैलेंस शीट। देखो 20 मार्क्स 2014 में आया था, 7 साल पहले। तो देखिए सवाल कैसा है, समरी बनाने की जरूरत है नहीं, सवाल का आंसर लिखना चालू कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 6, नाम क्या है इसका? सागर। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले सर रिडम्पशन ड्यू की एंट्री कर दो, क्योंकि ये 2 तो एंट्री होनी नहीं है। तो रिडम्पशन ड्यू कैसे होगा? नाम बोलो, शेयर्स का क्या था?
6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। प्रीमियम पे करना था तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट। 2 किसको चुकाना है पैसा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितने शेयर्स थे? 40,000 शेयर। हर शेयर कितने का था? 10 का था क्या? अच्छा, 4 लाख। और प्रीमियम कितने रुपए था? 5%। 5% का मतलब 50 पैसे हुआ बेटा, हाँ या ना? या 4 लाख का 5% निकाल दो, 20,000 हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? कहीं 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? 4 लाख का 5% कितना हुआ? 20,000। 10 रुपए का 5% कितना हुआ? 50 पैसे हुआ, है ना? चलो, ये तो रिडम्पशन ड्यू की एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री, इसमें सवाल में क्या लिखा था? राइट ऑफ। अगली एंट्री तो राइट ऑफ की आनी चाहिए, तो चलो राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ की एंट्री, इस प्रीमियम को कर देंगे क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और डेबिट किसको करेंगे बेटा? जनरल रिजर्व वो P&L थे तो P&L को यूज कर लो। एक काम करो, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, सरप्लस जिसको हम P&L बोलते हैं, कितना? ये हाँ 20,000। अब अगली एंट्री होनी चाहिए CRR बनाने की, हाँ या ना? तो CRR कहां से बनाएंगे बेटा? आओ CRR क्रिएट करते हैं। पहले CRR बनाते हैं। सर जो पैसे अवेलेबल है, SPR तो यूज कर नहीं सकते, उस 30,000 को तो भूल जाओ। सरप्लस को यूज कर सकते हो और जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो। तो सरप्लस डेबिट जनरल रिजर्व डेबिट टू CRR। सरप्लस में कितने रुपए थे? कितने मैं यूज कर चुका हूं, तो आज कितने और बचे हैं मेरे पास? जनरल रिजर्व कितना था? 30,000। तो टोटल CRR कितने का बन गया? ये बात जिसको समझ में नहीं आई पूछ लो। बेटा समझ में आई कुणाल? तुम्हें आई? पक्का? अब अगली एंट्री नए शेयर इशू करने की होनी चाहिए, जिसके लिए बनता है वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम। ठीक है, कितने का रिडम्पशन करना था? सर 4 लाख रुपए का करना था। सरकार पूछ रही है कितने रुपए का रिडम्पशन कर रहे हो? हम कह रहे हैं 4 लाख का। कह रहे कैसे करोगे? हमने कहा अपने रिजर्व्स में से करेंगे। कह रहे कितने का? मैंने कहा 2,80,000 का। तो CRR बना लिया। यहां हमने फ्रेश इशू कर लिया था तो वो माइनस किया। यहां हमने CRR बना रखा है तो क्या कर दूं? CRR क्रिएटेड। कितने रुपए? 2 लाख। तो सरकार, हाँ बोलो, कौन से 12,000? हाँ, अरे यहां गलती हो गई। ये 20,000 ही थोड़ी माइनस होगा। सरकार ने कहा था कि 20,000 के साथ 12,000 थोड़े P&L में पैसे छोड़ देना, तो 12,000 भी तो माइनस होगा बेटा। तो यहां कितना आएगा? 2,38,000 आएगा, हाँ या ना? और ये हो गया 2,68,000। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आया? क्योंकि P&L के पूरे पैसे यूज नहीं कर सकते, 12,000 छोड़ने थे तो छोड़ दिए हमने। चलो 2,68,000। तो यहां क्या कर दूं? 2,68,000 का तो सर हमने CRR बना दिया। तो फ्रेश इशू कितने का करोगे? अमाउंट रिक्वायर्ड सर अभी भी और कितने रुपए की जरूरत है? 1,32,000 रुपए की जरूरत है। तो कहते क्या करोगे? हमने कहा सर नए इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा। कह रहे कितने करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं? अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय फेस वैल्यू, यानी कि 1,32,000 शेयर कितने का था? इक्विटी 10 का। तो 13,200 शेयर इशू करूंगा, हाँ या ना? पार पे करूंगा? प्रीमियम पे? प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे। हाँ, ये बात क्लियर हो गई? जो मैंने नोट बनाया है, ये 2 तरह के नोट बनाना सीख लो। जब पहले फ्रेश इशू कर दिया हो तो जो बचा उतने का CRR बनाना है, और अगर पहले CRR बना दिया हो तो जो बचा उतने के नए शेयर इशू करने हैं, फ्रेश इशू करने हैं। तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने चाहिए होता है? अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय फेस वैल्यू। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, समझ रहे हो? ऐसे और ऐसे। क्लियर है? चलो, तो बेटा आओ इशू करने की एंट्री कर देते हैं। अगली एंट्री में कर रहा हूं इशू करने की। तो हमारे पास पैसा आएगा, एंट्री करेंगे क्या? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर 13,200 शेयर इशू करेंगे, हर शेयर 10 वाला है, लेकिन 10% प्रीमियम यानी 11 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13,200 इंटू 11, 1,45,200। हाँ या ना? चलिए, तो बेटा अब ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,45,200 टू
इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 13,200 इंटू 10 1,32,000 और इंटू 1 13,200। बताओ ये इशू की एंट्री समझ में आई या नहीं आई? आ रही है पक्का? चलो ठीक है। अब सर इशू कर दिया, अब सरकार खुश हो गई, अब पेमेंट कर दें। बस लास्ट एंट्री किस चीज की? पेमेंट करने की। तो देख रहे हो एग्जांपल नंबर 3 कितना बड़ा था और 4 कितना बड़ा था और 5 और 6 क्या है ना उसके सामने। चलो पेमेंट कर दो बेटा। 4,20,000 की पेमेंट करनी है। एक बार नई बुक वाले मैच कर लें, कुछ छूटा तो नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, कोई एंट्री छूटी तो नहीं है, कोई वैल्यू गलत तो नहीं है नई बुक के हिसाब से। चेक कर लें, वैसे होनी नहीं चाहिए। कर दिया हमने सब कुछ। मैच कर लो एक बार, ठीक है? क्या तुम्हारे से मैच हो रहा है? पुरानी वाली बुक से कैसे मैच होएगा? उसमें तो ये अलग आना चाहिए 13,200 तो। सेम सेम सेम। अच्छा वैल्यू चेंज कर दी इसलिए हो सकता है कुछ हो गया। चलो अब सवाल तो पूरा हो गया, लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं हुआ क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी बाकी है। मैं बैलेंस शीट को समराइज वे में बना के दिखा रहा हूं, पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट। पेपर में तो आपको बिल्कुल वही का वही फॉर्मेट बना के आना है जो कि बुक वाले ने दे रखा है। यानी जो क्वेश्चन में फॉर्मेट है ना, जो हेडिंग दे रखी है, वो सारी हेडिंग सब हेडिंग आपको भी पेपर में डिट्टो कॉपी करनी है। मैं यहां अपने अकाउंट से मुद्दा रखता हूं, यानी जिस चीज की वैल्यू डालनी है उस चीज से मुद्दा रखता हूं। देखो पहले पुरानी बैलेंस शीट में क्या थे? 40,000 6% प्रेफरेंस शेयर थे, हाँ या ना? अब वो आएंगे या नहीं आएंगे? सर 40,000 6% प्रेफरेंस शेयर आप इनको रिडीम कर चुके हो तो ये नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद क्या दे रखा था सवाल में? 20,000 इक्विटी शेयर्स थे। तो बेटा देखो 20,000 इक्विटी शेयर पहले से थे और आपने कितने इशू कर दिए? 13,200। तो कितना लिखोगे? 33,200 इक्विटी शेयर एट द रेट कितने वाले? 10 वाले। तो कितना हो गया? 3 लाख। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इक्विटी शेयर क्या 20,000 तो पहले से थे, हमने कितने इशू किए? 13,200। तो टोटल शेयर कितने हो गए? 33,200 शेयर 10-10 के हिसाब से कितने के हो गए? 3,32,000 के। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया? चलो ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला आइटम क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग डाल देता हूं। चलो ये था शेयर होल्डर फंड। अब क्या आ रहा है इसमें? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला आइटम क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना था ये पहले से? 30,000 पहले से था। जरा ध्यान से देखना एसपीआर। बेटा एसपीआर यहां पे ये क्रेडिट हो गया 13,200 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 43,200, हाँ या ना? अगला आइटम क्या था? सरप्लस। सरप्लस में तो हमें वैसे ही पता है कि कितने रुपए छोड़े थे? 12,000। निकालना चाहो तो फिर भी निकाल सकते हो कि था कितना? 270। 270 में से देखो एक बार तो 20,000 तो ये यूज कर लिया और एक बार 2,38,000 ये यूज कर लिया, हाँ या ना? ये दोनों चीजें माइनस करोगे तो 12 ही आएगा वैसे भी। फिर अगला आइटम क्या था? जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व कितना था? 30,000। सर पूरा का पूरा 30,000 यूज कर लिया, तो ये आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? डेबिट हो गया, ये नहीं यूज कर लिया। अब हो गया क्या पूरा? सर याद करो, मैंने एक बात कही थी, जल्दीबाजी में बच्चा पेपर में यही भूल जाता है क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं होता, नई वाली में होता है। कितने का? 2,68,000। रेड पेन से लिख रहा हूं, यानी कि इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूल मत जाना। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आइटम रिजर्व एंड सरप्लस से नीचे चलो बेटा। क्या आइटम है? ट्रेड पेबल्स सन्डी क्रेडिटर कितने के थे? 2,10,000 के। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स कितने के थे? 2,10,000। बस बेटा लाइबिलिटी पूरी हो गई, इसका टोटल यहां लगा देंगे। असेट साइड में कोई चेंज किया नहीं तो फिक्स असेट्स वही 8,40,000 की आ जाएगी, हाँ या ना? अब करंट असेट में बात करते हैं बैंक की। बैंक कितना था? 3 लाख था। 3 लाख का बैंक था। डेबिट हो तो प्लस कर देना, क्रेडिट हो तो माइनस कर देना। बैंक ढूंढो, ये रहा 1,45,200 माइनस 4,20,000, तो ये होगा 3 और 1 4 25,200। ठीक है, होगा सारे आइटम। टोटल लगा दो यहां का 8,65,200। क्या हुआ? ये 8,65,200, ये कितना हो जाएगा? 200। दुआ करो बेटा। 2 और 3 5 और 2 7 और 8 15, हाथ से लगी 1 1 और 3 4 और 3 4 1 और 3 4 और 4 8 और 1 9 6 15 और 1 16, हाथ से लगी 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8। दुआ कबूल हुई। क्लियर है? पक्का? चलो, तो बैलेंस शीट बनाते समय दुआ जरूर कर लेना। मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया लेकिन कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको कि बनती कैसे है, प्लस माइनस करके। फिर भी अगर भूल जाओ तो एक बात याद रखने ना, लाइबिलिटी साइड के आइटम का रूल क्या होता है कि अगर वो वैल्यू क्रेडिट में है तो बढ़ा देना, डेबिट में है तो
कम। जबकि असेट साइड के आइटम के लिए क्या रूल लगाओगे बेटा, डेबिट में है तो बढ़ाओगे, क्रेडिट में है तो कम करोगे। ये कॉन्सेप्ट होता है बस इसका, ठीक है, एसेट और लायबिलिटी का। तो चलो, ये आप लोगों के 2 सवाल आज के हो चुके हैं। अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो।